दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अब सभी देशों को अरबों डॉलर वापस लौटाने की नौबत आ गई है? और क्यों ट्रंप को चीन जाने की जरूरत पड़ रही है, जबकि वही ट्रंप दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़े हुए थे? और मोदी जी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिसके बाद दुनिया की नजरें अचानक भारत पर टिक गई हैं? आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील की। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और जैसे ही वे नई दिल्ली पहुंचे, राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक औपचारिक राजनयिक यात्रा है, तो असली कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि लूला अकेले नहीं आए हैं। वे अपने साथ 11 कैबिनेट मंत्री और 300 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधि लेकर आए हैं, जिनमें 50 से ज्यादा बड़े सीईओ शामिल हैं। अब जरा रुककर सोचिए, कोई देश इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल तभी भेजता है जब उसका उद्देश्य सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि संरचनात्मक आर्थिक विस्तार हो। यानी यह यात्रा प्रतीकात्मक नहीं है, यह स्पष्ट संकेत है कि ब्राजील भारत के साथ अपने रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। अब इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझिए। भारत और ब्राजील केवल द्विपक्षीय साझेदार नहीं हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी आवाज जो वैश्विक आर्थिक और तकनीकी व्यवस्था में अधिक संतुलन चाहती है। इसीलिए बातचीत सिर्फ पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं है। एआई, टेक्नोलॉजी, कृषि, रक्षा और निवेश, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और इस मंशा का ठोस संकेत तब मिला जब ब्राजील ने नई दिल्ली में अपनी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का पहला कार्यालय खोला। यानी अब बात सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं रहेगी, संस्थागत उपस्थिति बनाई जा रही है। जब राजनीतिक नेतृत्व और उद्योग जगत एक साथ चलते हैं, तो साझेदारी अस्थायी नहीं रहती, वह संरचनात्मक बन जाती है। और यही इस यात्रा का असली अर्थ है, क्योंकि जब पारंपरिक पश्चिमी आर्थिक ढांचे अस्थिरता से गुजर रहे हों, तब भारत और ब्राजील जैसे देश एक नई संतुलित धुरी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां विकासशील देश केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि नीति निर्माता बने। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, हाल ही में व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यही ट्रंप थे जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध शुरू किया था। उस समय माहौल टकराव का था। अब अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी भी चीन के साथ अपने रिश्ते संतुलित कर रहे हैं। ब्रिटेन और कनाडा दोनों चीन के साथ आर्थिक समझौतों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपीय संघ ने भी चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सीधे टकराव की बजाय न्यूनतम मूल्य समझौते का रास्ता चुना है। यानी तस्वीर साफ है, अमेरिका के सहयोगी खुद चीन से पूरी दूरी नहीं बना रहे, वे प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं और व्यापार भी बनाए रख रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की ये यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच 2026 में कई दौर की बातचीत की संभावना जताई जा रही है। अब आगे 2 रास्ते हैं। अगर ये यात्रा सफल होती है, तो अमेरिका चीन आर्थिक टकराव अस्थायी रूप से कम हो सकता है, बाजारों में स्थिरता आ सकती है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है, तो एक नया टैरिफ युद्ध भी शुरू हो सकता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से झटका देगा। और यहीं से सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, इस पूरे समीकरण में भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने अब तक एक संतुलित रुख अपनाया है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत है, रक्षा, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक सहयोग में। साथ ही चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद पूरी तरह बंद नहीं है। व्यापार जारी है, तनाव नियंत्रित ढांचे में रखा गया है। यही मल्टी अलाइनमेंट भारत की असली ताकत है। जब 2 बड़ी शक्तियां आमने सामने हों और आप दोनों से संवाद बनाए रखें, तो आपके विकल्प बढ़ते हैं, जोखिम कम होते हैं। और यही रणनीतिक संतुलन भारत ब्राजील जैसे उभरते देशों के साथ भी विकसित कर रहा है। यानी खेल सिर्फ अमेरिका और चीन का नहीं है, ये एक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ता संतुलन है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी से 2 दिन के लिए इजराइल जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक विदेश दौरा नहीं है। इस यात्रा के पीछे एक स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य छिपा है। भारत इस समय अपनी उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है। इस परियोजना को अनौपचारिक रूप से मिशन सुदर्शन कहा जा रहा है
और यहीं पर इजराइल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इजराइल दुनिया के उन देशों में है जिसने हाल के संघर्षों में अपनी मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की प्रभावशीलता साबित की है, यानी अलग अलग स्तर पर आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता, शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक। भारत इसी अनुभव से सीखना चाहता है, क्योंकि आज सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं, आसमान में सक्रिय रक्षा कवच से भी तय होती है। इस यात्रा के दौरान चर्चा सिर्फ एक सिस्टम तक सीमित नहीं रहेगी। भारत स्टैंड ऑफ प्रिसिशन वेपन्स में सहयोग चाहता है, ताकि दुश्मन की सीमा में गए बिना सटीक प्रहार किया जा सके। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जो लक्ष्य के ऊपर मंडराकर सही समय पर वार करते हैं। एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक सिस्टम, जो वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता बढ़ाते हैं। और नेवल एयर डिफेंस, ताकि समुद्री सीमाएं भी उतनी ही सुरक्षित रहें जितनी जमीनी। रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि अगले कुछ वर्षों में लगभग $10 बिलियन के रक्षा प्रोजेक्ट्स संभव हैं, लेकिन इसे केवल डील कहना अधूरा होगा। ये असल में टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, जहां सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि ज्ञान, निर्माण क्षमता और संयुक्त विकास शामिल होगा। और यहीं से आत्मनिर्भर भारत को वास्तविक बल मिलता है, क्योंकि आत्मनिर्भरता केवल खरीद कम करने से नहीं आती, बल्कि तकनीक को समझने, बनाने और आगे बढ़ाने से आती है। यानी ये दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं है, ये भारत की भविष्य की सुरक्षा संरचना को आकार देने वाला कदम है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है, और इसी के कारण अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। और हो सकता है कि ट्रंप सरकार को सभी देशों से वसूले गए टैरिफ के पैसे वापस करने पड़े। दरअसल मामला यहीं से शुरू होता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ्स नीति को रद्द कर दिया, यानी वो नीति जिसके तहत लगभग सभी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ लगाए गए थे, अब असंवैधानिक मानी गई है। लेकिन ये फैसला अचानक नहीं आया। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने उस समय एक खास कानून का इस्तेमाल किया था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, यानी IEEPA, ताकि वे इस कानून का हवाला देकर सभी देशों पर टैरिफ लगा सकें। ये कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक कदम उठाने की शक्ति देता है। लेकिन ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा ही एक राष्ट्रीय आपातकाल है, और इसी आधार पर उन्होंने लगभग सभी बड़े व्यापारिक साझेदार देशों पर टैरिफ लगा दिए। लेकिन सभी देशों ने बारी बारी करके इस कानून के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और अब कोर्ट ने ट्रंप सरकार को साफ शब्दों में कहा है कि संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखा, और दिलचस्प बात ये रही कि इस मुद्दे पर कुछ कंजर्वेटिव और लिबरल जज एक साथ खड़े दिखे। अब इसका आर्थिक असर समझिए। इन टैरिफ्स से अमेरिकी सरकार ने लगभग $133 बिलियन वसूले थे। अब संभावना है कि आयातकों को रिफंड देना पड़े। कुछ जजों ने चेतावनी दी है कि इससे अल्पकालिक आर्थिक झटके आ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर रिफंड का असर बाजार पर पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये टैरिफ कम होते हैं या हटते हैं तो वैश्विक व्यापार में राहत मिल सकती है। भारत जैसे देशों के लिए इसका मतलब हो सकता है स्टील, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और फार्मा जैसे क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिले। और इसके साथ एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी निकलता है। ये फैसला केवल व्यापार नीति का बदलाव नहीं है, ये अमेरिका के भीतर शक्ति संतुलन का संदेश है। एग्जीक्यूटिव पावर पर जुडिशियल चेक मजबूत हुआ है, यानी राष्ट्रपति की शक्ति पर संविधान की स्पष्ट सीमा रेखा खींच दी गई है। तो एक तरफ वैश्विक व्यापार का समीकरण बदल सकता है, और दूसरी तरफ अमेरिका की आंतरिक सत्ता संरचना भी संतुलित होती दिख रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।